नमो नमः प्यारे बच्चों। आज मैं 6th क्लास के लिए संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर हल कर रही हूँ जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का है और आप सभी के लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना पेपर। शुरुआत से देखते हैं क्या क्या इसमें है। केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, लेकिन रुचिरा भाग 1 को पढ़ने वाले 6th क्लास के जितने बच्चे हैं वो किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा का, कक्षा षष्ठी अर्थात 6th क्लास के लिए, विषय संस्कृतम। समय है सार्ध होरा द्वयम, सार्ध मतलब आधा, होरा घंटा, द्वयम दो और आधा घंटा का अर्थात 2.5 घंटे का पेपर है। पूर्णांक है 60 नंबर का है और इसको षष्ठी ही कहते हैं संस्कृत में। विद्यार्थिना नाम भरना होता है आपको और क्लास और वर्ग सेक्शन भरना होता है, अनुक्रमांक रोल नंबर भरना है, दिवस अर्थात दिन और दिनांक डेट, और ये तीनों ये निरीक्षक परीक्षक अर्थात टीचर के लिए है, तो इसमें आपको नहीं भरना। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। समस्ताः प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तराणि अस्मिन् एव उत्तर पत्र के निर्दिष्ट स्थाने लेखितव्यानि। और जो उत्तर है वो अस्मिन् एव अर्थात इसी प्रश्न पत्र, इसी जो आपको प्रश्न पत्र मिला हुआ है उसी में उत्तर पत्र के निर्दिष्ट स्थान, जो स्थान दिया गया है उसी में आपको लेखितव्यानि अर्थात लिखना है। तो 4 खंड है इसमें। तो सबसे पहले खंड का आएगा और खंड का के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है खंड का? अपठित अवबोधनम। अपठित अर्थात जो आपने पढ़ा नहीं है, पठित नहीं है, अपठित है, जो पढ़ा नहीं गया है उसका अवबोधन करना अर्थात उसकी आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना कि आप कैसे क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, इसका यही उद्देश्य होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा। अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए, गद्यांश को पढ़ करके, ये गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम, प्रदत्त मतलब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो अब तब आप इस प्रश्न को तभी लिख पाएंगे जब इसके अर्थ समझ पाएंगे। तो हम शॉर्ट में पहले अर्थ समझते हैं। दिनेश आदर्श छात्रा अस्ति। दिनेश आदर्श छात्र है। सह प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति। वह प्रातः 5 बजे उठता है। प्रातः सह पितरौ नमति। और प्रातः वह सबसे पहले क्या करता है? माता और पिता को नमस्कार करता है। स तथा व्यायामं भ्रमणं च करोति। और फिर क्या करता है? वो व्यायाम भ्रमण करता है, घूमने जाता है। च का अर्थ होता है और, तो और व्यायाम और वो भ्रमण करता है। फिर तदा स स्नानम करोति। तदा तब वह क्या करता है? स्नान करता है, नहाता है। स दुग्धम पिबति। वह दूध पीता है। अल्पाहारम च खादति। और अल्पाहार खाता है। अल्पाहार का मतलब ब्रेकफास्ट से है, नाश्ता से है। तो सह समयेन विद्यालयम गच्छति। वह समय से विद्यालय जाता है। सह वह कौन? दिनेश। तत्र वहाँ। सावधानम पठति। सावधान होकर पढ़ता है अर्थात मन लगाकर पढ़ता है। तस्य प्रिय विषय संस्कृतम अस्ति। उसका प्रिय विषय संस्कृत है। विद्यालय में सह वह शिक्षकान नमति। शिक्षकों को नमस्कार करता है। मित्रैः सह मित्रों के साथ। सद्व्यवहारम करोति। अच्छा व्यवहार करता है। सह सदा सत्यम वदति। वह हमेशा सत्य बोलता है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको और कहा क्या जा रहा है उसको आपको पढ़ना है। थोड़ा सा कहा जा रहा है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना। पद का मतलब होता है शब्द। तो एक शब्द में आपको आंसर देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पूछा जा रहा है दिनेशः कीदृशं छात्रः अस्ति। दिनेश कैसा छात्र है? तो यहाँ पे आपने देखा कि दिनेश कैसा छात्र है? आदर्शः। आदर्शः छात्रः अस्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शः। आपको लिख देना है आदर्शः। दिनेशः कैसा छात्र है? दिनेश आदर्शः। अब दिनेशः कति वादने उत्तिष्ठति। दिनेश कितने बजे उठता है? तो यहाँ पे लिखा था 5 वादने उत्तिष्ठति। 5 बजे वो उठता है। तो 5 वादने आप यहाँ पे लिख देंगे, मैं लिख नहीं रही हूँ, 5 वादने आप यहाँ पे लिख देंगे। तस्य प्रिय विषयः किम अस्ति। उसका प्रिय विषय क्या है? तो संस्कृतम। तस्य प्रिय विषयः संस्कृतम अस्ति। यहाँ पे देखिए लिखा था तस्य प्रिय विषयः संस्कृतम अस्ति। तो यहाँ पे आपको संस्कृतम लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सह सदा किम वदति। वह हमेशा क्या बोलता है?
तो लिखा था सह सदा सत्यम वदति, तो आपका आंसर क्या है? सत्यम। यहाँ पे आपको सत्यम लिख देना है। लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेपर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, सॉल्व कर दे रही हूँ। तो सत्यम जो है वो यहाँ पे सत्यम आपको लिख देना है। अब इसी पैराग्राफ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो पूर्ण वाक्य का है। कहा जा रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो आपको पूरे वाक्य में, अभी आप एक पदेन उत्तरत लिख रहे थे, यहाँ पे एक शब्द में लिख रहे थे, यहाँ पे पूर्ण वाक्य में लिखना है। लिखा जा रहा है विद्यालये दिनेशः कान नमति, विद्यालय में दिनेश किसको, किनको नमस्कार करता है? बहुवचन का है, किनको नमस्कार करता है? किनको नमस्कार करता है? देखिए विद्यालये सह शिक्षकान नमति, तो आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विद्यालये दिनेशः शिक्षकान नमत, शिक्षकों को नमस्कार करता है, शिक्षकान नमति, यही नमति यहाँ पूरा लिख देंगे, नमति ऐसे। विद्यालये दिनेशः शिक्षकान नमति, विद्यालय में दिनेश शिक्षकों को नमस्कार करता है। अब इसी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन और है जिसमें कहा जा रहा है कि निर्देशानुसारम उत्तरत। तीसरा क्वेश्चन है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो कहा जा रहा है, देखो सत्यम, एक सत्यम शब्द है, इति पदस्य, इस पद का विलोम पद क्या है? जो सत्यम पद है, शब्द है, इसका विलोम पद क्या है? विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो विलोम शब्द, दो शब्द दिया गया है, अल्पम और असत्यम। तो सत्यम का विलोम क्या है? अल्पम है या असत्यम है? तो आपको बताना है कि विलोम शब्द, सत्यम शब्द का विलोम क्या है? असत्यम, और आप यहाँ असत्यम लिख देंगे। अब चलते हैं खंड खा। आगे आपका खंड खा में है रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनको आपको देख करके उनके आंसर देने हैं। लिखा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। का नंबर में है बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? अब बालक देखिए, यहाँ एक पिक्चर बनी हुई बालक की, बालक पढ़ रहा है, क्योंकि बालक, तो हम क्या लिखेंगे? बालकः पठति। आपको कुछ और ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिख देना है पठति। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पठति, बालकः पठति। चाहें तो आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं बालकः पठति, लेकिन पठति क्या है? इसका आंसर है। अब देखिए खा नंबर में अश्वौ किम कुरुतः, ये देखिए यहाँ पे घोड़े बने हुए हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो दो घोड़े हैं दौड़ रहे हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः। आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लिख दीजिए धावतः। घोड़े क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ दो घोड़े थे इसलिए धावतः हुआ, अगर एक ही घोड़ा होता तो धावती हो जाता। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बालक पढ़ रहा है तो पठती हो गया, लेकिन अगर दो बालक पढ़ रहे होते तो पठता हो जाता, क्योंकि द्विवचन की जो क्रिया है वो पठता है। उसी तरह द्विवचन की दौड़ने की जो क्रिया है वो धावतः है। तो यहाँ पे धावतः लिखना है आपको, धावती नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। दो जो द्विवचन की क्रिया है वो है धावतः। अब देखिए यहाँ बहुवचन है, बहुत सारे, मतलब जहाँ भी 3 कुत्ते हो गए या 3 कोई संख्या हो गई वो बहुवचन में हो जाती है। तो बहुवचन की जो क्रिया होती है वो अगर भौंक रहे हैं तो बुक्कंती ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कुकुराह किम कुर्वन्ति। अब करोति या कुर्ता ऐसा नहीं लिखा गया, जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं ये पूछा जा रहा है, क्योंकि 3 कुत्ते हैं तो कुर्वन्ति हो गया। अब इसी तरह तो कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं, तो भौंकने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? बुक्कंती। क्योंकि बहुत सारे हैं तो बुक्कंती लिखेंगे, बुक्कती नहीं लिखेंगे या बुक्कता नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? बुक्कंती। कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं, बुक्कंती। ये हो गया आपका आंसर। अब फिर यहाँ 2 छात्र हैं, तो 2 छात्र के लिए कहते हैं छात्रौ। 2 छात्र होते हैं तो क्या होता है? छात्रौ। छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं? तो छात्र क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं ये छात्र।
तो इनके लिए द्विवचन है, ये दो लोग हैं, तो गायतः। क्या लिखेंगे? गायतः। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर गायतः। अब इसी तरह से कहा जा रहा है कि गजौ की मुकुरुतः, ये दो हाथी हैं। दो हाथी के लिए क्या कहा गया? गजौ। तो हाथी, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? चलता, चल रहे हैं। दोनों हाथी चल रहे हैं। अगर एक हाथी होता तो कह देते चलती, गजः चलती, लेकिन दो हाथी हैं तो गजौ चलता। इस तरह से वाक्य बनता है। अब अगला आता है, देखिए 6 नंबर में, अभी 2-3 और बचे हुए हैं। ये देखिए किसान हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। अब पूछा जा रहा है कृषकः किम करोति, जो किसान है वो क्या कर रहा है। तो आप चाहें तो पूरा सेंटेंस लिख दें, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, जो किसान है वो क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। खेत जोतने को कहते हैं क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम कर्षति, ये है। लेकिन आप सीधे इसी को अकेले लिख सकते हैं कि कर्षति, आप सीधे इसी को बोल सकते हैं कि कर्षति। किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है, तो क्षेत्रम कर्षति ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रम कर्षति, खेत जोत रहा है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। खेत जोत रहा है किसान, क्षेत्रम कर्षति, यहाँ बिंदी भी रहेगी, क्षेत्रम कर्षति। इसी तरह जो दो मोर हैं, दो मोर क्या कर रहे हैं? मयूरों की मुकुरुतः पूछा जा रहा है, मोर क्या कर रहे हैं? तो मोर क्या कर रहे हैं? नृत्यतः, नाच रहे हैं। दोनों मोर नाच रहे हैं, इसलिए नृत्यतः। द्विवचन है इसलिए नृत्यतः। अब कानि विकसन्ति, कौन विकसित हो रहे हैं? कौन खिल रहे हैं? तो कौन खिल रहे हैं? फूल खिल रहे हैं। तो क्योंकि फूल बहुत सारे हैं, एक दो तो है नहीं, तो फूल कई हैं, बहुवचन में हैं, इसलिए क्या होगा? पुष्पाणि विकसन्ति। आप चाहें तो विकसन्ति लिखिए, नहीं विकसन्ति यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ आप लिख दीजिए फूल खिल रहे हैं तो पुष्पाणि। आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पाणि। ये आधा सा है षटकोण वाला, तो पुष्पाणि आपका आंसर क्या होगा? कौन खिल रहा है? पुष्पाणि, फूल खिल रहे हैं। ये आपका हो गया आंसर। अब प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हो? मंजूषातः, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत्। एक नीचे आपको कहानी दी हुई है और इस कहानी को आपको भरना है। तो जब भी कहानी भरने के लिए आपको थोड़े से ये बताए गए हैं, कुछ शब्द आपको बताए गए हैं। देखिए लिखा है मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयेत्, कथा को पूरा करना है आपको। तो देखिए इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। मनोरथ है, ये थोड़ा सा टेबल लेटर को इधर उधर हो गया है थोड़ा सा। ये उपायम है, एक शब्द है उपायम। ये है पाषाणस्य, और ये है इतस्ततः। ये देखिए यहाँ से एक शब्द आ गया है इतस्ततः, और बाकी सभी तो सही हैं। पिपासिता है, ये संतुष्टः, ऊपर कुत्रापि, और पातुम एक शब्द है, ये पातुम। तो इस तरह से यही शब्द क्या है आपको यहाँ भरना है। आपको एग्जाम में पूरा सही मिलेगा, ये टेबल सही मिलेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको भरना है। अब कहानी क्या है वो देखना है। एकदा एका काका, एक बार एक कौआ, ये आपकी पुस्तक में है प्यारे बच्चों, उस आपकी पुस्तक से ही ये कहानी ली गई है। तो आपको ध्यान पहले कहानी पूरी देख लेनी है कि किसका क्या अर्थ होता है। एकदा एका काका, एक बार एक कौआ क्या था? प्यासा था, तो पिपासिता था, पिपासिता आसीत। यहाँ पे आप पिपासिता वाला भर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या भरेंगे? पिपासिता, ये पिपासिता यहाँ पे आप भर देंगे। पिपासिता, ये नंबर 1 वाला पिपासिता हो गया। पिपासिता मतलब होता है प्यासा, तो प्यासा था। फिर क्या हुआ? सह जलम पातुम, वह जल पीने के लिए क्या करता है? इतस्ततः अभ्रमत, जो ये इतस्ततः है, ये वाला इतस्ततः, ये 2 नंबर हो गया। इतस्ततः को यहाँ पे भर देंगे। इतस्ततः इधर उधर घूमता है। परम लेकिन क्या होता है? इतस्ततः अभ्रमत परम न प्राप्त जलम न कुत्रापि, ये क्या हो जाएगा? कुत्रापि। तीसरा आपका हो जाएगा कुत्रापि, कहीं भी वो जल नहीं पाता है। फिर क्या होता है? अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में वह एक घड़ा देखता है। फिर
घड़े में क्या होता है, स्वल्पम जलम, ये स्वल्पम जो है ये हो जाएगा 4 नंबर का। स्वल्पम जलम आसीत, मतलब स्वल्पम का मतलब होता है थोड़ा, बहुत ज़्यादा थोड़ा, तो थोड़ा यहाँ पे भर देंगे, स्वल्पम यहाँ पे भर देंगे। स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा जल था। अतः सह जलम ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ये पातुम, 5वें नंबर का क्या हो जाएगा ये पातुम, 5 नंबर। अब सह जलम पातुम असमर्था अभवत, वह जल पीने में असमर्थ हो गया, अर्थात जल नहीं पी पाया। फिर क्या हुआ, सह एकम उपायम अचिंत्यत, उपाय यहाँ पे है देखिए उपायम, ये उपायम, ये हो जाएगा 6 नंबर का आपका, 6 नंबर। कहाँ भरेंगे ये, सह एकम उपायम अचिंत्यत, तो कौन सा उपाय सोचता है, सह पाषाणस्य, ये जो पाषाण है, पाषाणस्य खंडानी, पाषाण मतलब पत्थर, 7 नंबर का ये है। तो पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत, वह क्या करता है, पाषाण के खंडों को, टुकड़ों को घड़े में अक्षिपत मतलब डालता है। फिर क्या होता है, एवं क्रमेण घटस्य जलम, इस क्रम में जो घड़े का जल है वो ऊपरी आगच्छति, ऊपर आ जाता है, 8 नंबर का ये है, ऊपरी आगच्छत, घटस्य जलम यहाँ पे ऊपर ही भर देना है, ऊपरी आगच्छत। फिर क्या होता है, ऊपर आ जाता है, काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, 9 नंबर का ये है, संतुष्टः अभवत, संतुष्ट हो जाता है, जो कौवा है वो जल पीकर संतुष्ट हो जाता है, अभवत मतलब हो गया। फिर परिश्रमेण एव, इसमें कई शब्द हैं, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कहा जा रहा है कि परिश्रम ही कार्य को सिद्ध करता है, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना तू कैसे मनोरथ है, 10 नंबर का ये है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना कि मनोरथ से, मनोरथ है यहाँ पे भरना है, मनोरथ है का मतलब क्या है, मन से सोचने से, तो मनोरथ है का मतलब मन से सोचने से, तो आपको यहाँ मन से सोचने से यहाँ भरना है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना कि मनोरथ से, अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होता है, मन में सोचने से नहीं। तो ये थी आपकी स्टोरी बहुत कभी कभी अक्सर आती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आता है खंड गा में क्या है, अनुप्रयुक्त व्याकरण, अनुप्रयुक्त व्याकरण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको पढ़ाए गए हैं वो व्याकरण आते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न नंबर है 4, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी तक आप सभी तृतीया विभक्ति का राम आदि का रूप याद कर लिए होंगे, तो तृतीया विभक्ति में जो रूप होता है वही आपको यहाँ पे लगाना है। यथा मतलब जैसे, व्योमा मित्रेण सह गच्छति, जो व्योम है, व्योम कोई किसी का नाम है, मित्र के साथ जाता है, तो मित्र था, मित्र में तृतीया विभक्ति लगा के क्या हो गया, मित्रेण। इसी तरह राम है, राम में तृतीया विभक्ति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रामेण, यहाँ पे आपका रामेण भर जाएगा। जो सीता हैं वो रामेण सा गच्छति, राम के साथ जाती हैं। अब यहाँ पे है बालकाः, और ये देखो बालिका, तो बालिका शब्द का तृतीया विभक्ति में क्या होता है, बालिकायै बनता है, बालिकायै, बालिकेन नहीं होता, बालिकायै, इस तरह से होता है, बालिकायै। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बालकाः बालिकायै सह पठन्ति, जो बालक हैं वो बालिका के साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बालिका का क्या हो जाएगा, बालिकायै। अब देखिए गा में तड़ागा, जो तालाब है उसमें क्या हो रहा है, कमल, कमल को अगर तृतीया विभक्ति में लिखाएं तो कमलेन विभाति, कमल से सुशोभित हो रहा है, चमक रहा है वो, कमलेन, कमलेन हो जाएगा, ये कमल का हो जाएगा कमलेन। इसी तरह कंदुक का हो जाएगा कंदुकेन, अश्व का हो जाएगा अश्वेन, मृग का हो जाएगा मृगैः, मृग का क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मृगैः आपका। बाकी ये सहद अश्वय, यहाँ भी अश्वय हो जाएगा आपका।
और बाकी कंदुक का कंदुकेन ही होगा, कंदुकेन। कर देते हैं, यहाँ पे कंदुक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आप सबको। कंदुक का हो जाएगा कंदुकेन, अश्व का अश्वैह और मृग का मृगैः, ये 2 शब्द हो जाएंगे। ये कमलेन, ये बालिकायै, ये रामेण और ये मित्रेण। इस तरह से शब्द यहाँ पे भर जाएंगे आपके। अब उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उदाहरण को देख करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यथा का मतलब है जैसे, तो चषका, चषकौ, चषकाः, 2 शब्द दिए, 3 शब्द ये दिए गए हैं। चषका गिलास, 2 गिलास और बहुत सारे गिलास। अब बलि बरदौ, इसी तरह द्विवचन में बलि बरदौ दिया गया है, 2 बैल। अब एक बैल को क्या कहेंगे, जैसे चषका वैसे बलि बरदा, यहाँ पे आपको लिखना होगा बलि बरदः, इस तरह से बलि बरदः। अब चषक, जैसे ये चषका है वैसे ये बलि बरदाः, आपको इसी तरह से लिखना है, बलि बरदाः। अब यहाँ पे शुनकः है, एक वचन में कोई एक शुनक और दूसरे में क्या हो जाएगा शुनकौ, जैसे ये बलि बरदौ था वैसे शुनकौ, शुनकौ। और यहाँ पे शुनकाः, इस तरह से शुनकाः। अब इसी तरह आपको देखना है कि यहाँ पे मृगाः है, अब एक वचन और द्विवचन में भरना है, मृगः, मृगः। जैसे ये शुनका था वैसे मृगः, मृगौ। मृगौ हो जाएगा, मृगौ और मृगाः। इसी तरह शौचिका यहाँ पे है, द्विवचन का शौचिको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको शौचिकाः भर देना है, शौचिकाः। बहुत सारे दर्जी, शौचिकाः। और यहाँ पे शौचिकः भरना है, शौचिकः। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा भर देना है। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या है, वर्ण संयोजन करना है आपको। प्रश्न नंबर 6 है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन के द्वारा पद को लिखना है। तो ये तो प्यारे बच्चों आपने देखा ही है, सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। देखिए चषकः है, ये एक आपको दिया हुआ था चषकः। अब इसी दोनों सबको इसी तरह मिला करके आपको लिख देना है। देखिए ये आधा सा है, सा में जब औ मिला तो हो गया सौ, और ये चा और ई मिल के हो गया ची, और का और अह मिल के हो गया कह। तो यहाँ पे क्या बन गया शौचिकः, ये हो गया आपका शौचिकः। सही लिखना है आपको, गलत नहीं लिखना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसी तरह से शु, फिर क्या है न, और ये कौ, शुनकौ। तो शुनकौ यहाँ पे आप शुनकौ लिख देंगे। और इसी तरह धा में आ की मात्रा धा, वा और आ मिलके वा, ता और अह मिलके तह, तो धावतः यहाँ पे हो जाएगा धावतः, यहाँ पे हो जाएगा शुनकौ, यहाँ पे धावतः। और ये क्या है गायन्ती, ये गायन्ती है पूरा, यहाँ पे आपका गायन्ती हो जाएगा। ये वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, जो 6 क्लास के 1st, 2nd और 3rd चैप्टर हैं उनमें। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषातः, ये है मंजूषातः आपका, ये मंजूषातः। तो मंजूषातः से कर्तृपदानुसार, कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा, ये है कर्तृपद, इनको कहते हैं कर्तृपद। कर्तृपद का मतलब है करने वाला, तो वही कहा जा रहा है कि कर्तृपद के अनुसार आपको, इन कर्तृपद के अनुसार क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये सभी हैं क्रियापद। क्रियापद का मतलब देखो गायता, गा रही हैं, नृत्यति, नाच रही हैं, लिखन्ति, लिख रही हैं, बिहरता, बिहार कर रहे हैं। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें देखिए कुछ एक वचन की क्रिया है, कुछ द्विवचन की है, कुछ बहुवचन की है। तो एक वचन की क्रिया को आपको एक के ही साथ लगाना है। जैसे देखिए सौम्या, सौम्या क्या कर, एक लड़की है, अब लड़की के साथ एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तो देखिए ये गायता भी नहीं होगा, लिखन्ति भी नहीं होगा, बिहरता भी नहीं होगा, क्योंकि ये द्विवचन की क्रिया है, ये बहुवचन की क्रिया है।
सौम्या के साथ क्या लगेगा, नृत्यति। खाली यहाँ पे आपको नृत्यति भर देना है, ये नृत्यति सौम्या के साथ लग जाएगा। अब इसी तरह चटके, चटके मतलब दो गौरैया, एक गौरैया नहीं, चटके का मतलब दो गौरैया। अब चटके क्योंकि द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया कौन सी है, बिहरता। ये कोई दो जो हैं वो बिहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो चटके दो चटके के साथ क्या हो जाएगा, बिहरता। यहाँ पे बिहरता की क्रिया लग जाएगी। अब बालिके, दो बालिके हैं, एक बालिका नहीं है, दो बालिके का मतलब दो बालिका, तो कोई लड़की, तो दो की क्रिया क्या है, ये गायता। भाई गायता इसके साथ क्या हो जाएगा, गायता लग जाएगा, तो गायता की क्रिया दोनों लड़कियों के साथ लग जाएगी। अब लिखंती, जो लिखने की क्रिया, कोई बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो कौन लिख रहा है, छात्रा लिखंती। जो लिखंती क्रिया है ये छात्रों के साथ हो जाएगी और यहाँ पे आपको लिखंती लिख देना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा सीधा लिख देते हैं, इसलिए उनके नंबर गलत हो जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खंड है आपका घा, जिसमें है पठित अवबोधनम। आपका क्या आ गया, पठित अवबोधनम, जो आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा हुआ है, तो वो आपको आपकी बुक का है, पठित अवबोधनम। तो क्या लिखा गया है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर दो। अब ये आपके समुद्र तटा पाठ से लिया गया है और इसी से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए कि क्या होता है। एषा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। केचन, केचन मतलब कुछ, तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगों में खेलते हैं। कुछ, केचन मतलब कुछ, च नौका भी, और कुछ क्या करते हैं, नौका भी मतलब नाव के द्वारा। जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। कुछ तरंग से खेलते हैं और कुछ नौका से जल विहार करते हैं, जल में घूमने जाते हैं। तेसु, उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं या खेल रहे हैं, ऐसा भी होता है। खेल रहे हैं भी, क्योंकि ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो खेल रहे हैं ऐसा भी अर्थ इसका होगा। बालिकाः बालकाः च, बालिका मतलब बालिकाएं और बालक। बालुका भी, बालुका भी मतलब रेत के द्वारा। बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका गृह रेत का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगाः जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं। बालुका गृहम, बालू के घर को अर्थात रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जा रही हैं, उसको खराब कर दे रही हैं, बहा ले जा रही हैं। ऐसा क्रीड़ा, ऐसा खेल, प्रचलति एव प्रचलित है, चल रहा है। समुद्र तटाः, समुद्र का जो किनारा है, न केवलम केवल, पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन का स्थान नहीं है। जो समुद्र का किनारा है वो केवल पर्यटन का ही स्थान नहीं है। अत्र यहाँ, मत्स्यजीविनः जो मछुआरे हैं, मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं, अर्थात मछली पकड़कर जो मछुआरे हैं वो अपने घर का खर्च चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। अब इसी से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। का पहला क्वेश्चन है एषः कः, यह क्या है। तो ऐसा क्या है, तो आपको क्या कहना है, एषा समुद्र तटः। आप क्या आंसर करेंगे, समुद्र तटः। एषा का पूछा जा रहा है, आपको आंसर क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र तटः, आपका यही आंसर हो जाएगा, समुद्र का किनारा है। अब पूछा जा रहा है जनाः अत्र किमर्थम आगच्छन्ति, जो लोग हैं वो यहाँ किमर्थम किस लिए आते हैं, तो किमर्थम आते हैं, पर्यटनाय आगच्छन्ति, जो लोग हैं वो पर्यटन के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर्यटन भर देना है। मैं अगर लिखने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा बच्चों, इसलिए मैं इसको आपको जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखना हो तो समुद्र तटः, या इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तटः। और जना अत्र किमर्थम आगच्छन्ति, पर्यटनाय।
पर्यटन के लिए आते हैं। यह आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब देखिए, बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः किम रचयन्ति। पूछा जा रहा है कि जो बालक हैं वो क्या रच रहे हैं। बालकाः किम रचयन्ति, बालक क्या रच रहे हैं। तो बालुका गृहम रचयन्ति। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालुका गृहम, तो यहाँ पे आपको बालुका गृहम भर देना है। के बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, कौन बालुका गृह प्रवाहित कर दे रहा है, कौन रेत का घर प्रवाहित बहा ले जा रहा है। तो मध्य मध्य तरंगाः, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तरंगाः। आंसर क्या हो जाएगा, तरंगाः। यहाँ पे ऐसे आंसर हो जाएगा तरंगाः। यही तरंगाः आपका यहाँ का आंसर हो गया। अब कहा जा रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो पूर्ण वाक्य में कुछ पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, के स्वजीविकाम चालयन्ति, अपना जीविका कौन चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। तो आपको आंसर पूरा लिखना होगा इसमें, तभी आपको ये 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य का आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे, मत्स्य जीविनः, मैं लिख देती हूँ, मत्स्य जीविनः स्वजीविकाम, स्व मतलब अपनी, स्वजीविकाम चालयन्ति। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, स्वजीविकाम चालयन्ति। ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर, स्वजीविकाम चालयन्ति। जो मत्स्यजीविनः है वो अपनी जीविका चलाते हैं समुद्र तट पर। अब भाषिक कार्य अगला आता है आपका, क्या, भाषिक कार्य। भाषिक कार्य मतलब ग्रामर पोर्शन। इसी पैराग्राफ से आपको थोड़ा सा कुछ पूछा जा रहा है। कंदुकेन, क्या पूछा जा रहा है, ये भाषिक कार्य है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कंदुकेन शब्द है। अभी आपके पैराग्राफ में आया था कंदुकेन, तो कंदुकेन जो शब्द है, इति शब्द से, इस शब्द का अर्थम भवति, अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है, लिखा है तीर से, गेंद से या तलवार से। तो जो कंदुक है, कंदुक का मतलब क्या होता है, गेंद। तो अब क्योंकि तृतीया विभक्ति में है ये कंदुकेन है, तो कंदुकेन का अर्थ क्या होगा, गेंद से। क्या अर्थ होगा इसका, गेंद से। तो यहाँ पे यही आंसर आपका हो जाएगा, आपको लिख देना है यहाँ पे गेंद से। अब प्रश्न नंबर 9 आ गया आपका, क्या है, यथा योग्यम योजेत। यथा योग्यम, जैसा जिसके योग्य है, अर्थात जो जिससे मिलता है उसी से आपको इसको मिलाना है। 5 नंबर का है ये। अब देखिए, समुद्र तटः है। अब समुद्र तट किसके लिए होता है, उसको वही मिलाना है आपको। तो किससे क्या मैच होगा, देखिए पर्यटनाय, पर्यटन के लिए लोग आते हैं समुद्र तट पर। और क्रीडनकम लिखा है, खिलौना क्या होता है, खेलने के लिए होता है। ये खिलौना, इसका अर्थ है खिलौना खेलने के लिए होता है। दूध किसके लिए होता है, पोषण के लिए होता है। दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है, प्रकाशाय। और विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय। तो यही आपको मिलाना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 देखिए, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात्, ये जो कोष्ठक में दिया हुआ है, उचित पद का प्रयोग करना है आपको, मतलब कोई एक चूज करना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं अच्छे से, क्या भरना है। इसमें लिखा हुआ है का नंबर में, धनिकः धनम ददाति। अब जो धनिक है, धनी आदमी है, वो क्या कर रहा है, धन देता है। किसको धन देता है, निर्धन को। तो यहाँ पे लिखा है निर्धनम और निर्धनाय। तो प्यारे बच्चों, जब भी देना अर्थ होता है किसी चीज़ को, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो निर्धन लग जाएगा, निर्धनाय हो जाएगा। निर्धन के लिए देता है, चतुर्थी विभक्ति लगेगी और ऑप्शन क्या सही है, निर्धनाय। आपको यहाँ पे क्या भरना है, निर्धनाय, निर्धनम नहीं भरना, यहाँ पे निर्धनाय भरना है। यही निर्धनाय सही हो जाएगा। अब बालः क्या कर रहा है, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। किसके लिए, पढ़ने के लिए। या तो पठनाय और पठनेन दोनों का अर्थ, पठनेन मतलब है पढ़ने के द्वारा, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए। तो ये चतुर्थी विभक्ति का ये ऑप्शन यही सही होगा, ये सही नहीं होगा।
जो बालक है वो विद्यालय पठनाय पढ़ने के लिए जाता है। अब इस तरह से इसमें ये सही हो जाएगा निर्धनाय, इसमें क्या हो जाएगा पठनाय। अब सज्जना, जो सज्जन लोग हैं वो क्या तो परोपकाराय, यहाँ पे परोपकार के लिए जीते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ भी होगी, ये परोपकार वाला यही यहाँ पे आप भर देंगे। परोपकार के लिए जीते हैं कौन? सज्जन। अब घ नंबर में है शिक्षकाय नमः। अब जब भी नमः किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें भी क्या है चतुर्थी विभक्ति लगती है, शिक्षकाय होगा, शिक्षकम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? शिक्षकाय भर देना है। अब ये प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में आता है आपका क्या है? कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से उचित शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो का नंबर में है क्या है? पठामि। पठामि शब्द के साथ प्यारे बच्चों हमेशा अहम लगता है, अहम, मैं पढ़ता हूँ। पठामि हमेशा पठामि के साथ क्या लगेगा? अहम। तो यहाँ पे आपको अहम भर देना है। ये गच्छथा, गच्छति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथ, ऐसा होती है, द्विवचन की क्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूयम वाला सही हो जाएगा, यूयम आपको भरना है, गच्छथा के साथ यूयम भरना है, सॉरी युवाम भरना है। युवाम मतलब तुम दोनों जाते हो। गच्छथा का अर्थ है दोनों जाते हो और युवाम का मतलब है तुम दोनों, तो तुम दोनों जाते हो, इसका यही अर्थ होगा। और यहाँ पे क्या भरेंगे? युवाम। यूयम का अर्थ तुम सब होता है, तो तुम सब यहाँ नहीं भरना है। अब एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक है ये, मम का अर्थ होता है मेरी, तो एतत् मम पुस्तकम। अब क्रीडनकानि, क्रीडनकानि खिलौने, तो जो युष्माकम है बहुवचन है, युष्माकम क्रीडनकानि, ऐसे हो, इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा युष्माकम। अब छात्रे स्वः, जो छात्र हुए कौन? वयम, क्योंकि ये द्विवचन है, स्व जो है तो ये हम क्या जोड़ेंगे? आवाम। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं, ऐसा कहा जा रहा है, तो आवाम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या भर देंगे? आवाम। अब देखिए ऐसा तव लेखनी, ये तुम्हारी लेखनी है, तो तुम्हारी यहाँ तव जो है यहाँ पे तव भरना है, ऐसा तव लेखनी। इसको आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये शब्द रूप और धातु रूप याद करने के बाद ही इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको बार बार इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। अब प्रश्न नंबर है 12, क्या कहा जा रहा है इसमें? अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित में नीचे लिखे हुए शब्दों को मंजूषाता विलोम पदानि चित्वा लिखत। जो नीचे लिखे हुए ये पद हैं, नीचे लिखे हुए, इन्हीं को मंजूषाता से विलोम पद चुन करके लिखना है। अब देखिए ये इसमें चुनना है, क्या चुनना है? क्योंकि ये सुखदम है, सुखदम का विलोम क्या होगा? दुखदम। और अप्रसन्ना का विलोम क्या होगा? प्रसन्ना। सायं का विलोम क्या होगा? प्रातः। दुर्व्यवहारः का विलोम क्या होगा? सद्व्यवहारः। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसके आगे जगह रहेगी, आप यहाँ पे इसको लिख देंगे ऐसे। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखना है। तत्सम शब्द का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत शब्द। तो देखो सियार का क्या होता है? श्रृगालः। अब कौआ का क्या होता है? काकः, काकः होता है संस्कृत। और मक्खी का क्या होता है? मक्षिका। इसको आपको बार बार आपके चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, तो मक्षिका। बंदर का क्या होता है? वानरः, वानरः। और बगुला का क्या होता है? बकः। तो ये हो गया आपका तत्सम शब्द। संस्कृत शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं। चोंच का क्या होगा? चंचुः, चंचुः, इस तरह से चंचू, चोंच का हो गया चंचू। अब प्रश्न नंबर 14 इसमें क्या कहा जा रहा है? भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनुत। भिन्न प्रकृति का पद चुनना है आपको। तो कैसे? भिन्न प्रकृति का मतलब है अलग, जो सबसे अलग है, इन चारों में से जो सबसे अलग है उनको आपको चुनना है। तो देखिए गंगा, गंगा, यमुना और नर्मदा, ये 3 नदियां हैं, लेकिन जो लता है
ये सबसे ज़्यादा अलग है क्योंकि ये एक बेल होती है और किसी जो है नाम भी होता है किसी लड़की का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लता। आपको लता यहाँ पे लिख देना है, लता। इसी तरह उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम, ये तीनों तो एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि उद्यान मतलब बगीचा, बगीचे में ही फूल होता है, कुसुम मतलब फूल और उसी में फल भी होता है, फल। लेकिन चित्र सबसे अलग है क्योंकि चित्र ड्राइंग आप बनाते हो, लिखते हो, तो वो चित्र क्या है? सबसे अलग है। तो यहाँ पे आप चित्रम को लिख देंगे। इसी तरह लेखनी और पाठशाला तो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन चटका और तूलिका, तूलिका मतलब तराजू, चटका मतलब चिड़िया, तो ये जो चटका है ये सबसे अलग है क्योंकि चटका क्या है? सजीव वस्तु है, बाकी सभी क्या हैं? ये निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, तो चटका यहाँ पे आप लिख देंगे, चटका सबसे ज़्यादा अलग हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह आम्रम, कदली फलम और नारंगम, ये तीन क्या हैं? फल हैं। आम्रम मतलब आम, ये केला और ये नारंगी का फल। अब ये तीन तो फल हैं, लेकिन जो मोदकम है ये सबसे अलग है। तो यहाँ पे आप मोदकम भर देंगे। मोदकम मतलब लड्डू भी होता है और मोदक एक गणेश जी का जो है व्यंजन भी है। तो मोदक जो है वो सबसे अलग है। अब प्रश्न नंबर आता है 15। देखिए यहाँ पे, और यहीं आपका पेपर भी समाप्त हो रहा है। अधोलिखितेषु पदेषु, ये वाक्येषु, अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे हुए, वाक्येषु वाक्यों में, कर्तिपदानि चिनुत, कर्तिपद को चुनना है। तो प्यारे बच्चों, कर्तिपद वो होता है जो क्रिया को करने वाला है, करता है। तो कौन कर रहा है? देखो, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, जो वृक्ष हैं वो आकाश को सिर पर वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं, ढोते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो या धारण किए हुए हैं, ठीक है, धारण किए हुए हैं। तो धारण करने वाली जो क्रिया है, वहंती वाली जो क्रिया है, उसको कौन कर रहा है? वृक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्तिपद कौन हो जाएगा? वृक्षाः। कर्तिपद कौन होगा? वृक्षा। ये वृक्षा जो है यहाँ पे कर्तिपद हो जाएगा। अब देखिए बिहगाः, बिहगाः मतलब पक्षी, वृक्षेषु कूजन्ति, जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर कूक रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कूजने की जो क्रिया है उसको कौन कर रहा है? वृक्षा, वृक्ष कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे वृक्षा यही आपका हो जाएगा आंसर। कर्तिपद कौन हो जाएगा? वृक्षा। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयोदर्पणे मतलब पानी के दर्पण में जो वृक्ष हैं वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो पानी के दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब देख रहा है वो कौन देख रहा है? वृक्षाः। सभी वृक्ष क्या हैं? वो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो आपका कर्तिपद क्या हो जाएगा? वृक्षाः। यहाँ पे भी वृक्षाः हो जाएगा। अब कृषकः अन्नानि उत्पादयेत्, जो किसान है वो अन्न का उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन करता है, अर्थात अनाज पैदा करता है। तो जो उत्पादयति जो क्रिया है इसको करने वाला कौन है? कृषकः। कौन कर रहा है? उत्पादन की क्रिया को कौन कर रहा है? उत्पादन की क्रिया को कृषकः। तो यहाँ पे कर्तिपद क्या हो जाएगा? कृषकः। इसी तरह सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं। तो कौन है जो क्रिया है वो कौन है? मछलियाँ हैं ना। तो मछलियाँ यहाँ पे क्या हो जाएंगी? कर्तिपद। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो गया और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके सभी चैप्टर से। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपके 2-4 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।